नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 2 अप्रैल 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जुडिशरी के पास में जो कंटेम्प्ट की पावर्स है वो कब यूज करने चाहिए कब नहीं, द हिंदू का आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल आज सी राजा मोहन का है, इंडियन एक्सप्रेस से, नेबरहुड पे फोकस करते हुए। तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे करप्शन से रिलेटेड, जो हमारी एजेंसीज है ना, जैसे कि सीबीआई, ईडी, ये करप्शन के केसेस में जैसे बिहेव करती हैं उससे संबंधित आर्टिकल, ये भी द हिंदू का है। तीनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में ना फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी वाला जो टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। और ये आर्टिकल लिखा है श्री राम पांचू ने, सीनियर एडवोकेट हैं और मीडिएटर हैं। देखो बैकग्राउंड आप सबको पता होगा, फिर भी 30 सेकंड में रिपीट कर देता हूं। 8वीं क्लास की सिविक्स की बुक थी, उसमें एक टॉपिक था करप्शन इन जुडिशरी से संबंधित। जुडिशरी को जब पता लगा कि ऐसा एक टॉपिक है जो जुडिशरी में करप्शन के बारे में बताता है, तो उनको गुस्सा आ गया। उनको लगा यार हमारी इमेज खराब की जा रही है, बच्चे हमारे बारे में जब ये पढ़ेंगे तो हमारी जो रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जुडिशरी ने जिस प्रकार से इस इशू को हैंडल किया ना, तो उससे ना उनकी रिस्पेक्ट बल्कि बढ़ नहीं रही, घट रही है। उन्होंने इस बुक को सेल्फ पे रखवा दिया और एक कमेटी बनाई गई। अब वो कमेटी डिसाइड करेगी कि 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं क्या पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में और क्या नहीं पढ़ेंगे। तो ये कंटेक्स्ट है। अब यहां पे एंट्री होती है जुडिशरी की एक पावर की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 215, ये जो संविधान के आर्टिकल्स हैं ना, ये आर्टिकल्स कोर्ट्स को ना पावर देते हैं कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की। और इसके लिए ना, कंटेम्प्ट का मतलब आपको बताऊंगा अभी। कंटेम्प्ट मतलब कोर्ट की अवमानना, मतलब कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट। उसके लिए ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं ये जुडिशरी को पावर देते हैं। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को पावर देता है कि कंटेम्प्ट होने पे जो ये कोर्ट्स हैं वो पनिश कर सकती हैं, सजा दे सकती हैं। और इन आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ना एक कानून भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। अब देखो कंटेम्प्ट भी ना दो तरीके के होते हैं। मतलब जो कोर्ट की अवमानना है ना, वो 2 तरीके की होती हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। देखो सिविल कंटेम्प्ट तो सिंपल डिसओबीडियंस है। मतलब कोर्ट ने आपको एक ऑर्डर दिया कि भाई आपको ये इंप्लीमेंट करना है, लेकिन आपने नहीं माना। ऐसे एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो कोर्ट ने महेश जो कि डीएम है, कोर्ट ने महेश को ऑर्डर दिया कि भाई ये इलीगल बिल्डिंग है, तोड़ दो। लेकिन महेश अपनी धुन में था, उसने ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया। तो ये कोर्ट की सिविल कंटेम्प्ट है, सिंपल डिसओबीडियंस। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आपने नहीं माना, ये सिविल डिसओबीडियंस है। जो डिसओबीडियंस है ये सिंपली सिविल कंटेम्प्ट है। अब बात करते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें देखो 3 बातें आती हैं। एक तो कोर्ट के काम में रुकावट डालना, ये देखो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कोर्ट काम कर रहा है, कोई जांच करवा रहा है, लेकिन उसके काम में कोई रुकावट डालता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोई रुकावट डालता है, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। दूसरा है प्रीजुडाइसिंग फेयर ट्रायल, मतलब किसी पेंडिंग केस में फेयर ट्रायल को प्रिजुडाइज करना, मतलब नुकसान पहुंचाना, यह भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। नेक्स्ट है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, यानी कोर्ट की ऐसी बुराई करना जिससे देखो पब्लिक का जो विश्वास है ना वो उठ जाए, तो ये क्या है, ये भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में ये 3 टाइप आते हैं। अब देखो ये जो एनसीईआरटी वाला मामला था ना, ये तीसरे टाइप का ही एग्जाम्पल है। स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट इसी का एग्जाम्पल है। मतलब कोर्ट के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन पब्लिश करना, जिससे जुडिशरी के बारे में जनता का जो विश्वास है वो टूट जाए। समझ गए? अब इसके बाद में एक बहुत डीप कंसेप्ट आता है, आप ध्यान से समझिएगा। अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ये यूएसए के फाउंडिंग फादर, जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी जी हमारे फाउंडिंग फादर,
उसी प्रकार से अलेक्जेंडर हैमिल्टन, इन्होंने एक बात बोली थी कि जुडिशरी के पास देखो ना तो पैसा है और ना ही तलवार है। पैसा किसके पास में है? पैसा पार्लियामेंट के पास में है, क्योंकि बजट कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। तलवार किसके पास में है? यानी आर्मी, पुलिस, ये किसके पास में है? ये सरकार के पास में है, एग्जीक्यूटिव के पास में है। तो जजेस पावर कहां से लाते हैं? जजेस पावर लाते हैं संविधान से, कानून से। लेकिन इस कानून की पावर का, संविधान की पावर का बेस क्या है? भाई कानून की पावर का और संविधान की पावर जो है जुडिशरी के पास में, मतलब जहां से जुडिशरी पावर लेती है, उसका बेस है जनता का विश्वास जुडिशरी में। अगर लोग जुडिशरी पे विश्वास नहीं करेंगे तो भाई वो कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मानेंगे। सरकार भी देखो कोर्ट से इसलिए डरती है क्योंकि जनता कोर्ट की रिस्पेक्ट करती है। और ये जो गुडविल है ना, ये कैसे आती है? ये गुडविल आती है जुडिशरी की सालों से जो फेयर जजमेंट्स उन्होंने दी है ना, उन फेयर जजमेंट से रिस्पेक्ट जगती है जनता के मन में जुडिशरी के प्रति। इसलिए जुडिशरी के पास में क्रिमिनल कंटेम्प्ट की पावर होना जरूरी है। मतलब ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की पावर है ना, ये भाई किसी जज की ईगो मसाज के लिए नहीं है, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की पावर है ना, ये आप यूं मान के चलो कोर्ट की पब्लिक में जो इमेज है वो बचाने के लिए है। अगर मान लो जुडिशरी के बारे में मैनिपुलेटेड झूठ फैलाया जाएगा तो पब्लिक का जो ट्रस्ट है जुडिशरी में वो टूट जाएगा। समझ गए? अब देखो आप ये सोचोगे क्या जो कोर्ट है वो क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं सुनता? देखो ऐसा नहीं है। जो महान जजेस है ना, वो हमेशा क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हैं। राइटर ने आर्टिकल में ना बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सब्यसाची मुखर्जी का। जब देखो उन्हें ये पता चला ना कोर्ट्स स्लो हैं और लोगों ने आलोचना करना स्टार्ट कर दिया है कोर्ट्स की, तो उन्होंने ये बोला हमें देखो सर्च लाइट जो है हमें अपने अंदर डालनी चाहिए, यानी खुद की कमियां ढूंढनी चाहिए बजाय उनको पनिश करने की जो आलोचना कर रहे हैं कि जो कोर्ट्स हैं वो स्लो हैं। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, पहले के, ये सारे पहले के हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी.बी. गजेंद्र गडकर। उन्होंने ये बोला था जो कंटेम्प्ट पावर है वो जजेस को ना गुस्से में यूज मत करनी चाहिए, गुस्से में यूज नहीं करनी चाहिए। डिग्निटी मेंटेन करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप रिस्पेक्ट कमाओ, मजबूर मत करो सामने वाले को आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए, आप रिस्पेक्ट कमाओ। और कैसे कमाओगे? अपने डर रहित जजमेंट से, मतलब फियरलेस और फेयर जजमेंट्स से आप रिस्पेक्ट कमा सकते हो। तो ये जो कोट्स हैं ये आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। उसी प्रकार से फॉर्मर सीजीआई एसपी भारूच, अब इनकी क्या केस स्टडी है, एक बार देखो क्या हुआ, कहानी आपको बताता हूं। एक बार ना मेधा पाटकर और अरुंधति रॉय, इन्होंने ना कोर्ट की बहुत कड़ी वाली, जैसे राजनाथ सिंह कड़ी निंदा करते हैं ना, उससे भी ज्यादा जबरदस्त आलोचना की थी। ये बात है जब नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था, तो जस्टिस भारूच ने ना उन पर कंटेम्प्ट का जो केस था ना वो ड्रॉप कर दिया। पहले जुडिशरी ने लगा दिया था, लेकिन उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने बोला नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस इन पे मत लगाओ। उन्होंने एक फेमस लाइन बोली थी कि कोर्ट के जो कंधे हैं वो इतने चौड़े हैं कि देखो वो छोटी मोटी जो आलोचना है उसको आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर यूके के जज का भी एग्जाम्पल है, लॉर्ड डेनिंग का। उन्होंने एक बार ये बोला था, हम देखो फ्री स्पीच को दबाने के लिए ना कंटेम्प्ट यूज नहीं करेंगे, हम क्रिटिसिज्म से नहीं डरते, हमारा जो कंडक्ट है ना, हमारा जो व्यवहार है वही हमारा डिफेंस है। ये बात लॉर्ड डेनिंग ने बोली थी। चलो इतने बहुत हैं यार, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 भी याद रह गए तो बहुत बढ़िया है। चलो लास्ट ये भी सुन लो, स्पाई कैचर केस है 1987 का। एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर हुआ करता था डेली मेल, उन्होंने ना जजेस को ओल्ड फूल्स कहा था, मतलब बूढ़े बेवकूफ लोग लिख दिया था जजेस के बारे में। तो कंटेम्प्ट लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा। लॉर्ड टेम्पलमैन थे, जज थे, उन्होंने ना बड़े मजाकिया ढंग से जवाब दिया। उन्होंने ये बोला, देखो मैं मानता हूं कि मैं बूढ़ा हूं, लेकिन मूर्ख होना, बेवकूफ होना ये आपका ओपिनियन है,
मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या बोल रहे हो। तो ये उनकी बहुत बड़ी महानता थी लॉर्ड टेम्पलमैन की। तो ये आप यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद में तो क्या देखो, हम कोर्ट को कुछ भी बोल सकते हैं? आंसर है नो। एक लाइन देखो जरूर ड्रा की गई है, अगर अपने को कोर्ट का क्रिटिसिज्म करना भी है ना, फैक्ट बेस्ड क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लापरवाह ढंग से क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी बोल दिया, अनाप शनाप आरोप लगा दिए। और इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की जो मनसा है वो नहीं होनी चाहिए कि आप जानबूझ के जुडिशरी नामक संस्थान को ना बदनाम करना चाहते हो, वो इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर संस्थान कमजोर होता है ना, फिर जुडिशरी की जो कानून को रिव्यू करने की पावर है, किसी भी ऑर्डर को, लॉ को रिव्यू करने की पावर है, वो कमजोर हो जाएगी। समझ गए? फिर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर गलत काम करेंगे ना, जुडिशरी उनको रोक नहीं पाएगी, ये नुकसान हो जाएगा। और ये चीज देखो डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, जुडिशियल रिव्यू की पावर। क्योंकि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इसी से आती है, जुडिशरी की रिव्यू करने की पावर से। कि जुडिशरी लेजिस्लेचर के कानून को रिव्यू करती है, एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर को रिव्यू करती है, तभी तो ये लोग थोड़ा डर के चलते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं, तभी तो इनके अंदर थोड़ी जवाबदेही होती है। समझ गए? और जो राइटर है ना, राइटर जिनका नाम है श्रीराम पांचू, ये बोलते हैं कि देखो, जो ये बुक की कंट्रोवर्सी हुई ना, इसको थोड़ा सा भाई और बेटर ढंग से टैकल किया जा सकता था। पहले मतलब एक नोटिस दिया जा सकता था, उनसे पूछा जा सकता था कि उन्होंने ये चैप्टर क्यों लिखा। जो राइटर्स थे जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक लिखी थी, उनको नोटिस दिया जा सकता था, उनसे पूछा जा सकता था, उनका पक्ष सुना जा सकता था। एक क्लैरिफिकेशन से भी बात बन सकती थी, एक हल्की वार्निंग से भी बात बन सकती थी। डायरेक्ट बुक को बैन करना, कमेटी बनाना, सब कुछ बदल देना, ये सही नहीं था, ओवर रिएक्शन था ये। समझ गए? अब इसके बाद राइटर बोलते हैं, जुडिशरी में कुछ लोग करप्ट हैं, ये बात कड़वी सच्चाई है। और देखो, कुछ लोग भी करप्ट हों, एक भी अंडा करप्ट हो तो वो पूरे अंडे की टोकरी को करप्ट कर देता है। समझ गए? मतलब एक भी अगर कोई ब्यूरोक्रेट या फिर जज कोई भी करप्ट है तो पूरे संस्थान की इमेज खराब कर देता है। तो इसलिए जुडिशरी में करप्शन जो भी है उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंटरनल टूल्स क्या है जुडिशरी में करप्शन को रोकने के लिए? इंपीचमेंट है, जैसे आर्टिकल 124 सेक्शन 4, उस जज को हटाया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस लंबा है, अब इसमें पॉलिटिक्स भी होती है। एक पार्टी उस जज को सपोर्ट करने लगती है, दूसरी विरोध करने लगती है, ये सब चलता है। उस जज को जिस पे करप्शन के आरोप लगे हैं उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है ना, अगर जज एक हाई कोर्ट में करप्ट है तो उसे दूसरे स्टेट में भी तो भेजना गलत है ना, इससे प्रॉब्लम सोल्व थोड़ी ना होगी। वो दूसरे स्टेट में जाके करप्शन करेगा, प्रॉब्लम आपने शिफ्ट कर दी। फिर इन हाउस इंक्वायरी का भी प्रोविजन है, मतलब जजेस खुद से ही जांच करवाएं कि उस जिस जज पे आरोप लगे हैं ना करप्शन के, उस जज के बारे में जुडिशरी खुद से ही एक कमेटी बना के जांच करवाए। जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा पे एक आरोप लगे करप्शन के, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कमेटी गठित की थी। अब ये इन हाउस इंक्वायरी काम तो करती है, लेकिन देखो जजेस ना स्ट्रोंगली अगर रजिस्ट करें ना, तो फिर ये कमेटी जो है ठीक से काम नहीं करती, कमेटी फेल हो जाती है। इसलिए संविधान में देखो इनफ प्रोविजन है नहीं जुडिशरी में करप्शन को रोकने के लिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने देखो सोचा नहीं था जुडिशरी में इतना करप्शन आएगा, तभी उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग प्रोविजन किए नहीं। लेकिन देखो हमें रोकना होगा कि कुछ करप्ट जजेस पूरे संस्थान का नाम ना बर्बाद करें, इसलिए एक्स्ट्रा प्रोविजंस की अब आवश्यकता है जुडिशरी में करप्शन को रोकने के लिए। अब क्वेश्चन देख लीजिए, देखो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था। H.N. Sanyal Committee report led to Contempt of Court Act 1971. Constitution of India empowers the Supreme Court and High Courts to punish for contempt of themselves. बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगली स्लाइड पे है, लेकिन पहले आप कमेंट में लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी लिखिए, 1 2 3, बस टाइम अप। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। इसके बाद देखो मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था जो आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब पूरा आप इसमें अटेम्प्ट कैसे करोगे,
मतलब आज के आर्टिकल का जो पॉइंट्स हैं इन क्वेश्चंस में यूज हो जाएंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन मेंस में अभी तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड पूछा नहीं है, लेकिन ये सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पे आज के आर्टिकल के पॉइंट यूज हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, वहाँ पे करप्शन एक पॉइंट बनता है, तो आज के आर्टिकल के पॉइंट यूज हो जाएंगे। और ये जो कीवर्ड्स हैं आप मेंस के आंसर्स में यूज करिए वैल्यू एडिशन के लिए, जैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ब्रॉड शोल्डर अप्रोच, सबस्ट्रेटम ऑफ पावर, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो सी राजा मोहन का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से, इंडिया मस्ट रीबूट नेबरहुड पॉलिसी। देखो पिछले कुछ समय से ना हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में ना एक ग्लूम सा छाया था, मतलब सन्नाटा सा छाया था, सदमा सा था कि यार जैसे इंडिया ने अपने नेबरहुड को खो दिया है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि शेख हसीना की सरकार गिर गई बांग्लादेश में, तो हमें लगा यार हमारा जो मित्र था बांग्लादेश में वो चला गया। इवन नेपाल में भी बहुत उथल पुथल देखने को मिली, हमें लगा यार नेपाल भी हमारे हाथ से निकल गया। मतलब समझ रहे हो, फॉरेन मिनिस्ट्री में ये डर महसूस किया जा रहा था कि शायद इंडिया ने अपने पड़ोस को खो दिया है, लेकिन देखो ऐसा है नहीं। अब बल्कि एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया मौका इंडिया के पास में है। जैसे देखो बांग्लादेश में अब हाल ही में इलेक्शंस हुए तो तारिक रहमान के रूप में नई सरकार चुनी गई। अब तारिक रहमान की जो सरकार है ये बांग्लादेश फर्स्ट अप्रोच पे काम कर रही है, तो ये इंडिया के लिए खतरा नहीं है, ये इंडिया के पास में एक मौका है कि इंटरेस्ट बेस्ड पार्टनरशिप अब हम बांग्लादेश के साथ में बना सकते हैं। उसी प्रकार से नेपाल का एग्जांपल लीजिए। नेपाल में तो एक टोटली नई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ गई है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी। बलेंद्र शाह जो रैप किया करते थे, रैपर थे, मतलब नए जनरेशन के लीडर हैं। जेनजीज का वहां पे प्रोटेस्ट हुआ था और ऑल टुगेदर नई पॉलिटिकल पार्टी, नए लीडर जो पहले राजनीति में थे ही नहीं, वो अब नेपाल के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो इंडिया को ना अब नेपाल की सोवरेनिटी की ना इज्जत करनी चाहिए, ना कि नेपाल को दबाना चाहिए, मतलब ना कि नेपाल का बड़ा भाई बनने की कोशिश करनी चाहिए। श्रीलंका में भी 2024 में इलेक्शन हुए थे, वहां पे भी जो नई जनरेशन आई है सत्ता में, उन्होंने ना प्रैग्मेटिज्म को अपना लिया है और पुराना जो पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, या फिर पुराने जो इंडिया के साथ में इश्यूज थे ना, उनको छोड़ के अब वो प्रैक्टिकल होके इंडिया के साथ में संबंध बनाना चाहते हैं। तो इंडिया के पास में बल्कि अपॉर्चुनिटी है। दिक्कत देखो ये है, इंडिया ना बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जैसे यूके, यूएस, ईयू, इनके साथ में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके अपनी इकोनॉमी ओपन कर रहा है, जबकि देखो छोटे देश जो हैं हमारे पड़ोसी देश, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके साथ में इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट बन रहा है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना। कैसे? या तो देखो बाहर से जो माल आता है उस पर आप नॉन टैरिफ बैरियर लगा दो, मतलब बाहर का माल हमारे देश में ना आ सके, अड़ंगे लगा दो। अड़ंगे मतलब जैसे आपने पेपर वर्क बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, या बहुत ज्यादा आप ऐसा सिस्टम बना रहे हो कि बाहर का माल इंडिया में आए तो क्वालिटी चेक होगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो बाहर का माल इंडिया में आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इंडिया यही तो कर रहा है हमारे पड़ोसी देशों के साथ में, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। अब ये देश जो हैं, ये देश देखो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं वेस्ट को, वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं किससे? चाइना से। लेकिन इनका बॉर्डर मिलता है इंडिया के साथ में। एक सेकंड, छींक आ रही है, पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है। सही है। तो ये जो इतना इतना लंबा बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ में, 4096 किलोमीटर का, नेपाल के साथ में भी कितना है आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। श्रीलंका के साथ में हम जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ में हमारा ट्रेड ज्यादा होना चाहिए, बट ये ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वेस्ट को, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं चाइना से। समझ गए? और देखो एक चीज आप देखो, चाइना के साथ में हमारा ना ट्रेड डेफिसिट रहता है ना, तो हम रोते हैं कि भाई इतना ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ में। हम चाइना को बोलते हैं कि भाई अपनी मार्केट को ओपन करो, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों के साथ में हम ट्रेड सरप्लस को एंजॉय करते हैं। वाह, हमारा ट्रेड सरप्लस है, हम खुश होते हैं।
तो ये तो यार अपना दोगलापन हो गया ना, कि चाइना के साथ हमारा अलग रवैया, अपने पड़ोसी देशों के साथ में हमारा अलग रवैया। ये तो हिपोक्रेसी हो गई। तो सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम हमारे पड़ोसी देशों से कम सामान मंगवाएं। सॉल्यूशन ये है हम हमारे पड़ोसी देशों के लिए अपनी जो मार्केट है उसको ओपन कर दें। ये देखो, हमें हमें हमारे पड़ोसी देशों से ज़्यादा इंपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा पड़ोसी देशों की जो इकोनॉमीज हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना चाहिए ताकि भाई ज्योग्राफी का हम फायदा उठाएं। हमारे पड़ोसी देशों का जो सामान है जल्दी जल्दी आसानी से हमारे देश में आ सके, बॉर्डर इतना स्मूथ होना चाहिए। और सबसे लास्ट में एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है यार, रूल ऑफ ओरिजिन। रूल ऑफ ओरिजिन का ख्याल नहीं रखा तो मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर तो ऐसा होगा कि चाइना का माल पहले नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका इन देशों में आएगा, और बांग्लादेश की कोई फैक्ट्री, श्रीलंका की कोई फैक्ट्री चाइना के माल पे बस स्टिकर चेंज कर देगी, अपना स्टिकर लगा देगी और फिर माल इंडिया में भेज देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने को अपने पड़ोसी देशों के लिए, नेपाल, बांग्लादेश, इनके लिए मार्केट ओपन करनी है तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि माल ओरिजिन कहां से हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना का माल इन देशों के थ्रू हमारे देश में आना स्टार्ट हो गया है। तो रूल ऑफ ओरिजिन पे ध्यान देना भी जरूरी है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो कोल्ड वार के बाद ना जो सिस्टम बना था ना वो अब टूट रहा है, और दो जो हमारे पड़ोसी देश है ना, छोटे छोटे देश, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन पे अब रिस्क काफी ज्यादा है। इन्हें इंडिया जैसा स्टेबल कंट्री चाहिए। जैसे अभी ईरान वार चल रहा है और भाई एनर्जी की कमी हो गई है बहुत ज्यादा, तो इंडिया इन देशों की हेल्प कर रहा है एनर्जी क्राइसिस से निपटने में। तो अगर मान लो हमारा ट्रेड हमारे पड़ोसी देशों के साथ में बढ़ता है, एनर्जी टाइज बढ़ती है, फिर पता है जानते हो क्या होगा? फिर ये होगा कि इन देशों के साथ में हमारा छोटा मोटा झगड़ा भी होगा ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। पॉलिटिकल झगड़ा हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारे एनर्जी रिलेशंस मजबूत है, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस मजबूत है, तो हमको हमारे पड़ोसी देशों से कोई अलग नहीं कर सकेगा। समझे? फिर लेकिन राइटर बोलते हैं अपने को ना यार बिग ब्रदर माइंडसेट अब थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। इंडिया की अप्रोच जो ना छोटे पड़ोसी देशों के साथ में बिग ब्रदर वाली रहती है कि भाई हम आपके ऊपर ना एहसान कर रहे हैं और तुम हमारे क्या हो, क्लाइंट्स हो। यार इस बात पे इनको ना बहुत गुस्सा आता है। इन देशों के जो यूथ है ना चिढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि हमें इंडिया पैट्रोन के रूप में नहीं चाहिए कि इंडिया हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। नहीं, हाँ पार्टनर इंडिया बनना चाहता है तो हमें स्वीकार है। तो इंडिया को ना अपने पड़ोसी देशों का पार्टनर बनना है, पैट्रोन नहीं बनना है। समझ गए? नया माइंडसेट क्या है इन देशों के यूथ का कि जेन्युइन पार्टनरशिप हमें चाहिए। और देखो, आप सोच के देखो, इंडिया इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी ज्योग्राफी, ये तो छोटे छोटे देश हैं यार, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये इंडिया का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। तो इंडिया इन्हें कुछ देता है ना, गुजराल डॉक्ट्रिन ये कहता है कि इंडिया अपने पड़ोसी देशों को दे और बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना करे। मतलब जैसे होता है ना, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ। आप नेकी कर रहे हो, ऐसा मत करो, बार बार उसे जताओ मत कि भाई मैंने तेरी नेकी कर दी, नहीं तेरी नेकी कर दी। इसी से तो वो चिढ़ जाते हैं। इंडिया उनको जताता है माई बाप वाला रवैया कि हम तुम्हारे माई बाप है, तुम हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो, फिर वो चिढ़ जाते हैं। समझ रहे हो? तो क्लाइंटलिज्म वाली जो अप्रोच है वो हमें छोड़नी पड़ेगी। तभी फिर वो कैंपेन चलते हैं मालदीव में, इंडिया आउट कैंपेन। समझ गए? अब ये कुछ कोट्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। जैसे वाजपेयी जी ने कहा था, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स। ज्योग्राफी वाला कोट है, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी बट पॉलिसी डिटरमाइंस प्रोस्पेरिटी। फिर एक और कोट है, नेबरहुड पॉलिसी मस्ट शिफ्ट फ्रॉम पैट्रोनेज टू जेन्युइन पार्टनरशिप। ये कोट्स आप जरूर यूज करिएगा जब भी आपको पड़ोसी देशों के बारे में क्वेश्चन आए, उस पर लिखना हो तो। ये देखो पास्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे 2022 में इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप पे पूछा था। इंडिया इज एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन द रिसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन द लाइट ऑफ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। तो जब पर्टिकुलर देश के बारे में भी पूछा जाता है ना, तब भी ये लाइंस, ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो जो आज इस आर्टिकल में है। ये चाइना के बारे में यूपीएससी ने पूछा था 2017 में, लेकिन चाइना के बारे में ये सब मत यूज करना यार। चाइना के साथ तो हमारी सिचुएशन उल्टी है ना। चाइना के साथ में क्लाइंट वाला हमारा सिस्टम नहीं है, माई बाप वाला नहीं है, बिग ब्रदर वाला नहीं है।
तो चाइना के संदर्भ में ये चीज़ें यूज़ नहीं होंगी। ये छोटी पड़ोसी देशों वाले, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो देश आते हैं ना, सार्क वाले, वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होंगी। ये प्रीलिम का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है। ये 2 स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये आपको सोल्व करना है। और पहले कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से आंसर, फिर मैं आपको अगली स्लाइड पे ले जाके आंसर दिखाऊंगा। 1, 2, 3, चलो आंसर लिख दिया आपने। आंसर है सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ी क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं स्लाइड आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां पे आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पोलिटिसाइजेशन ऑफ एंटी करप्शन बॉडीज से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, ये भी द हिंदू का है। देखो कंटेक्स्ट तो ये है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया थे, इनको लिकर स्कैम में गिरफ्तार किया गया था। बोला गया था 100 करोड़ का स्कैम है, और टीवी पे काफ़ी खबरें चली थी, डिबेट्स हुई थी, काफ़ी दिनों तक ये जेल में रहे। लेकिन कोर्ट ने ना चार्जेस फ्रेम करने से मना कर दिया और केस ड्रॉप हो गया। अब देखो कुछ लीगल टर्म्स हैं, जैसे प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले ना कोर्ट्स को फर्स्ट इंप्रेशन एविडेंस चाहिए होता है। लेकिन दिल्ली के केस में ना कोई प्राइमा फेसी यानी फर्स्ट इंप्रेशन वाला एविडेंस ही नहीं मिला कि हाँ भाई जो अरविंद केजरीवाल या फिर जो मनीष सिसोदिया हैं इन्होंने ब्राइब ली, वो ब्राइब का प्रूफ ही नहीं मिला। एफआईआर देखो, राइटर बोलते हैं पॉलिटिकल केसेस में ना एफआईआर सिर्फ एक पेपर नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिकल केसेस में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें अरेस्ट किया जाता है, उनकी इज्जत चली जाती है, वो जेल में रहते हैं, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, उनकी पार्टी पे धब्बा लग जाता है, समझ गए। तो यशोवर्धन आजाद, ये रिटायर्ड आईपीएस हैं, ये कहते हैं कि जो प्रोसिक्यूशंस है ना, जैसे सीबीआई, ईडी, ये लोग प्रोसिक्यूट करे ना किसी को तो वो सॉलिड एविडेंस के बेस पे होना चाहिए, सिर्फ शक के आधार पे नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ लीगल टर्म्स थी, मैंने आपको बता दिया। फिर राइटर बोलते हैं देखो 2 तरह के क्राइम होते हैं, एक विजिबल क्राइम, एक इनविजिबल क्राइम। विजिबल क्राइम जैसे मर्डर है, डेड बॉडी मिल गई, पता है क्राइम हुआ है, एविडेंस है, डेड बॉडी मिल गई। थेफ्ट है, जैसे थेफ्ट मतलब चोरी है, अब टूटा हुआ ताला मिल गया तो विजिबल एविडेंस है। लेकिन करप्शन जो है ये इनविजिबल एविडेंस है, क्योंकि इसमें क्या है, जो पैसा है वो देखो इंटरमीडियरीज के थ्रू एक्सचेंज होता है, सेल कंपनीज में डाल दिया जाता है जिसकी ओनरशिप क्लियर नहीं होती, चंदे के रूप में पैसा दे दिया जाता है, या फिर फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में पैसा दे दिया जाता है, तो पता नहीं लगता। करप्शन जो है वो इनविजिबल क्राइम है। और सुप्रीम कोर्ट का रूल है देखो कि पॉलिटिकल लीडर्स कोई पॉलिसी बनाते हैं ना, वो अपने आप में क्राइम नहीं है जब तक ये सबूत ना मिले कि पॉलिसी बनाने के पीछे क्रिमिनल इंटेंट था या फिर पर्सनल गेन के सबूत मिले हैं, तब तक उस पॉलिसी को गलत नहीं माना जा सकता। हमारी एजेंसीज देखो करती क्या है, विटनेस स्टेटमेंट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। गवाह ने जो बयान दिया उसी पे पूरा केस बना देती हैं। मतलब विटनेस ने कोई स्टेटमेंट दी, उसके बेस पे अरेस्ट कर लिया, और बेल मिलती नहीं है आसानी से ईडी वाले केसेस में तो। और एक्यूज्ड जो हैं वो बेल नहीं मिलती आसानी से, वो अप्रूवर बन जाते हैं, झूठा मूठा अप्रूवर बन जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। जबकि देखो हमारे देश को क्या चाहिए, फोरेंसिक ऑडिटिंग। फोरेंसिक ऑडिटिंग मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड की डीप इन्वेस्टिगेशन, जिससे ना छुपा हुआ जो फ्रॉड है वो सामने आ सके। ऐसी फोरेंसिक अकाउंटिंग करनी चाहिए एजेंसीज को। डेटा एनालिटिक्स मतलब कंप्यूटर ड्रिवन एनालिसिस बहुत बड़े फाइनेंशियल डेटा का, ताकि फ्रॉड पता लग सके। और सेल कंपनीज की एक्चुअल ओनरशिप किसके पास में है ये पता लगाने का तरीका होना चाहिए। सिंगापुर, हांगकांग जैसे जो देश है ना, वो विटनेस के स्टेटमेंट पर नहीं डिपेंड करते, वहां पे फोरेंसिक अकाउंटिंग का यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स, बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रेसिंग का यूज होता है। जैसे ये देखो सिंगापुर में ना करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। अब इनके पास में ना फोरेंसिक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में ना एक्सपर्टीज है, इसलिए कन्विक्शन रेट भी हाई है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कम से कम है, क्योंकि भाई सब कुछ डेटा के आधार पे, एविडेंस के आधार पे चीजें चल रही हैं। हांगकांग में भी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन है। इनके पास में ट्रिपल मैंडेट है, इन्वेस्टिगेट, प्रिवेंट एंड एजुकेट।
लेकिन हमारे देश में सीबीआई, ईडी या फिर स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो, भाई ये तो साइलोज में चलते हैं, आपस में इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, इनके पास में कोई फोरेंसिक कैपेसिटी नहीं है। बस किसी को पकड़ो, उसको मारो पीटो, उससे उसका स्टेटमेंट ले लो और फिर किसी और को गिरफ्तार कर लो, बस यही कुछ चल रहा है। राइटर बोलते हैं देखो, इससे ना दो तरह के नुकसान होते हैं, ना तो करप्शन रुकता है, ये लिकर पॉलिसीज, इरिगेशन प्रोजेक्ट, डिफेंस डील, सब में करप्शन चल रहा है, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट अभी के कानूनों का मिसयूज भी होता है। ना तो करप्शन रुक रहा है, बल्कि कई बार इनोसेंट लोगों को भी पकड़ लिया जाता है, लॉ को वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। अब राइटर ये बोलते हैं देखो, जो ये ट्रैप केसेस होते हैं ना, रंगे हाथ पकड़ना, मतलब किसी को रंगे हाथ पकड़ लिया, रिश्वत लेते, ये केसेस तो हमारे देश में आते हैं कि हाँ भाई किसी ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन पॉलिसीज में घोटाले जो होते हैं ना, वो सामने नहीं आते, उन पे इन्वेस्टिगेशन मुश्किल होता है। तो हमें पॉलिसीज में करप्शन को रोकना है, तो ये सब चीजें चाहिए। तो वे फॉरवर्ड में ना 3 रिफॉर्म राइटर बताते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, जो ये एजेंसीज हैं सीबीआई, ईडी, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। फोरेंसिक फाइनेंशियल एनालिसिस में एक्सपर्ट हो, एविडेंस को इकट्ठा करने में एक्सपर्ट हो। फिर प्रोसिक्यूटर की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि आप भाई सॉलिड एविडेंस इकट्ठा करो कोर्ट जाने से पहले। और पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी चाहिए लीडर्स को कि भाई देश को आगे बढ़ाना है, तो पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट ये मिसयूज मत करो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में हो। समझ गए? तो 3 वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशंस राइटर बताते हैं। सीबीआई से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में, जो आपको अटेम्प्ट करना है। फिर एथिक्स में क्वेश्चन पूछ लिया था 2024 में। इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर, व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड, जस्टिफाई योर आंसर्स विद इलस्ट्रेशंस। समझ गए? ये कीवर्ड्स आप यूज करो, वेपनाइजेशन ऑफ लॉ और एविडेंट्री आर्किटेक्चर, समझ गए? ये कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं, और ये प्रीलिम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, मुझे पता है शिकायत है कि टेलीग्राम पे सर स्लाइड्स आती नहीं है, लेकिन आज से आ जाएगी, चाहे अलग अलग आर्टिकल्स आएगी जरूर, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जिसका आंसर आपको स्लाइड में ही मिल जाएगा। मैं जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूं ताकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और फिर आंसर चेक करो टेलीग्राम ग्रुप पे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर, अरे आंसर नहीं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।